आखिर आयोग को इन क्वेश्चन से ऐसी क्या मोहब्बत कि वो बार बार पूछ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस की, जो यूपीएसआई में उन्होंने कई बार पूछे हैं। ये हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो यूपीएसआई के एग्जाम्स में और पुलिस के एग्जाम्स में आयोग ने बहुत बार रिपीट किए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने 13 तारीख की शिफ्ट है, ठीक है, जो 2021 में पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन हुए थे वो सारे कंपाइल करके आपके सामने दिए गए हैं। हम इनको बहुत ही एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उसके ऑप्शंस को भी समझेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा तरीका ये है कि आप जो क्वेश्चन एक बार करेंगे उसके बाद आपको याद होना चाहिए। इसके ऑप्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया था इस बार यूपीएसआई में, तो वो आप करने चाहिए, ठीक है, और आप कर पाओगे, इस बात का हम दावा देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं, करते हैं। आप अभी हैं प्रहार सीरीज में, जिसमें हम जो है यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चंस को कराते हैं, ठीक है। इसमें हमारी ये बेहतरीन फैकल्टी है। इसमें सारे ही टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे अच्छे सर, ये आपको यूपीजी के पढ़ाएंगे। ये मोहक सर हैं, ये एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। ये मैं हूं जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। ये प्राची मैम है, ये आपको साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराएंगी। ये हमारे एडवोकेट मोहित यादव सर हैं, जो आपको मूल विधि कराएंगे, चूंकि ये एडवोकेट हैं, साथ ही हिंदी में इनकी एक बेहतरीन पकड़ है। ये हैं संसार सर, ये आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस सीरीज से जुड़िए और आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ये हमारा वादा रहा, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। तो ये जैसे कि ये देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर आयोग ने इसको पूछा है, ठीक है। क्या है इसमें आखिर, देखते हैं, चलिए। पहला ही क्वेश्चन है कि बताइए कौन से अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है पर्यावरण के संरक्षण से, वो है हमारा आर्टिकल 48A। ये हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें लिखा है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। अब ये आर्टिकल है कहाँ, तो देखिए, ये आर्टिकल है डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी में हमारे 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे ही आर्टिकल्स ले लिए हैं, क्योंकि वो उसने ये पूछ लिया 48A, तो बाकी भी पूछ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डालेंगे, आप वहां से ले सकते हैं। देखिए कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इसमें क्या है, जैसे कि ये आर्टिकल 40 पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क से, एजुकेशन से और पॉलिटिकल असिस्टेंस से, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस से। आर्टिकल 46 एससी एसटी के बीकर सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए उनके, ठीक है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट से, काउ प्रोटेक्शन से, गाय माता के बारे में तो आपने सुना ही है, तो ये बहुत जरूरी है, क्या पता भाई इस बार पूछ ही ले कि बताओ गाय माता के प्रोटेक्शन से संबंधित कहाँ दे रखा है। हाँ, ये दे रखा है हमारे संविधान में, ये आर्टिकल 48 में दे रखा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हो सकता है पूछ ले इस बार। तो ये सारे हैं डीपीएसपी के अंदर। और हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए क्या है। इसमें ये पूछा है कि 7वीं अनुसूची में जो दे रखा है इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज, मतलब संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय कौन किस में दे रखा है, किस लिस्ट में है ये। तो ये है हमारी कंकरेंट लिस्ट में। जो भी डिजीजेस वगैरह हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, हानिकारक, उनको रिगार्डिंग जो जो कानून है, वो स्टेट भी बना सकता है और बना सकता है यूनियन भी, इसलिए कंकरेंट लिस्ट में दे रखा है। कंकरेंट लिस्ट में और क्या क्या दे रखा है, तो देखिए, फॉरेस्ट है, ठीक है, जंगल से रिलेटेड जितना भी है वो कंकरेंट लिस्ट पे है, इस पे स्टेट भी बना सकता है कानून और हमारा यूनियन भी बना सकता है, ठीक है। शिक्षा है, विवाह है, बिजली मतलब विद्युत, माप एवं तोल है, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण का जो टॉपिक है, इस पे भी कौन बना सकता है, इस सब्जेक्ट पे भी कंकरेंट लिस्ट है, ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अखबार, किताबें, मैगजीन्स, ये सारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में कौन आता है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। स्टेट लिस्ट भी होता है, यूनियन लिस्ट भी होता है, और ये कंकरेंट लिस्ट भी होता है। तो स्टेट लिस्ट में कौन है, पुलिस के संबंधित कानून, भूमि से, बाजार और मेले से, जुआ एवं सट्टा से। ये स्टेट अपने अपने कानून बना सकते हैं अलग तरीके से, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन है, तो रेलवे है हमारा, विदेश मंत्रालय है, मंत्रालय नहीं, विदेशी विदेश से संबंधित कोई कानून है तो यूनियन लिस्ट में, यूनियन ही बनाएगा, उस पर कोई कानून बनाएगा तो यूनियन बनाएगा, स्टेट नहीं बना सकता है। जनगणना रहा, शेयर बाजार रहा, रक्षा रहा, रेडियो एंड टेलीविजन रहा, तो ये कहाँ है हमारे यूनियन लिस्ट में। अब ये लिस्ट देकर रखिए,
ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताएंगे कि लिस्ट आखिर कौन से पार्ट में दे रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिस्ट से संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बताइए, सीधा सीधा पार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस पार्ट में यूपीएससी दे रखा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो पार्ट 14 में हमारे क्या है, यूपीएससी से संबंधित है, ये सर्विसेज से संबंधित है। और कौन कौन सी सर्विसेज हैं इसमें, तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है इसमें, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात कीजिए, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में बात इसमें पार्ट 14 में कर रखी है, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक दिए हुए हैं। ठीक है, और भी हमारे पार्ट हैं, जैसे पहले हमारे 22 पार्ट हुआ करते थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और अब वो कितने हैं, अब वो बढ़ करके 25 हो चुके हैं। तो सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किससे संबंधित है। तो पार्ट 2 किससे है भाई, पूछ ले तो क्या करोगे, बताना पड़ेगा भाई। उसके लिए हम बता रहे हैं कि सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है पार्ट 2। ठीक है, और ये हमारा पार्ट, ये कौन सा भाई, ये पार्ट 18 है, पार्ट 18 यूटी से संबंधित है। ठीक है, और पार्ट 7 किससे संबंधित है, ये संबंधित तो था, अब तो किसी से भी संबंधित नहीं है। पार्ट 7 रिपील कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। पार्ट 7 पहले था छोटी बड़ी रियासतों से संबंधित, पहले बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें थी, उनके बारे में लिखा हुआ था इसमें। मगर जब अब चूंकि रियासतें ही नहीं है, तो इस पार्ट का क्या काम है, तो इस पार्ट को अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताइए, कौन से अधिनियम से एक व्यक्ति दो स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। आपको पता था ये वाली बात कि कोई भी एक एक सिंगल व्यक्ति दो स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन है ऐसा जो बना है भाई, जो अभी करंट में यूपी की गवर्नर हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल पहले यूपी की भी थी, ठीक है, और साथ में गुजरात की भी थी। ठीक है, और ये दे रखा है किसमें, ये किससे हुआ ये शुरू, ये हुआ 7वें संविधान संशोधन से। 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति दो जगह गवर्नर रह सकता है। ठीक है, फिर 8 में से क्या हुआ, 8 में से भाई SC ST और एंग्लो इंडियंस को मिलने वाले जो राजनीतिक आरक्षण है, उनकी जो सीटों से संबंधित आरक्षण है, उसको जो है आगे बढ़ाया गया 10 साल और। ठीक है, 8वें संशोधन से। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ भाई, 10th से ये हुआ कि जो भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र था, जो पुर्तगाल ने जो हमारे कुछ क्षेत्र एक्वायर कर रखे थे, कब्जा रखे थे यूं समझ लो, तो उनको उनको जो है भारत में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वो थे जैसे दादर और नागर हवेली। ठीक है, बताइए, पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो पहला संविधान संशोधन हमारा है 9th शेड्यूल जोड़ा गया था उससे। ठीक है, 9th शेड्यूल पहले ऐसा था कि इसमें अगर कुछ भी डाल दिया गया, कोई भी टॉपिक इसमें डाल दिया था 9th शेड्यूल में, तो उस पर कोर्ट बहस नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो पहले 9th शेड्यूल उसमें पड़ा, 9th शेड्यूल ऐसा था, मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अपने प्रावधान चेंज कर दिए हैं कुछ इंपोर्टेंट। अगर ऐसा होगा कि जो संविधान को हानि पहुंचाएगा, तो उस पर कोर्ट देख लेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, बताइए, ये क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली पूछ लिया, बताइए ये कोई क्वेश्चन है, सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है भारत का, तो वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये आर्टिकल 76 में दे रखा है, आर्टिकल 76 में ये प्रावधान दे रखा है कि अटॉर्नी जनरल होंगे जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होंगे। ये क्या करते हैं, सरकार के कानूनों से संबंधित कोई केस हुआ या कोई समस्या चल रही है, तो उसको कोर्ट में कौन जाकर के लड़ेगा केस, तो वो होंगे हमारे भारत के न्यायवादी लड़ेंगे। ठीक है, और ये भी सही है, सॉलिसिटर जनरल, ये कौन होते हैं, ये दूसरे सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जब ये वैसे स्टेट के रिलेटेड करते हैं, स्टेट का अगर कोई कोई केस लड़ना है तो कौन करेगा, सॉलिसिटर जनरल करेंगे। और जब अटॉर्नी जनरल एब्सेंस होंगे, तो सॉलिसिटर जनरल उनका काम करते हैं। ठीक है, मगर ये वाला जो पद है, ये किसी आर्टिकल में नहीं दे रखा है। ठीक है, ये नहीं है किसी भी आर्टिकल में, ये है भारत के महान्यायवादी हैं आर्टिकल 76 में। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, देख लो, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार लागू किए गए थे, या नियमों को लागू किया गया था, तो ये किया गया था 2011 में। 2011 में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। ठीक है,
किस संविधान संशोधन से हुआ ये? तो 86वें संविधान संशोधन से हुआ था ये, 2002 के। इससे क्या करा, इससे आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ से, और आर्टिकल 21A है शिक्षा से। तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ठीक है। और इस 21 में क्या क्या है भाई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये देखो, ये यही था कि बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देना। अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। इससे और मुख्य बदलाव, यहाँ कुछ बिंदु मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिला, यानी शिक्षा अब फंडामेंटल राइट है, जो मैंने ऊपर बताया। आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया। पहले आर्टिकल 45 में 14 साल तक की शिक्षा का प्रावधान था, अब इसे बदलकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कर दिया गया है। अब क्या था भाई, ये क्यों चेंज किया गया, क्योंकि आर्टिकल 45 भी एजुकेशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 51A भी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसमें चेंज किया गया। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, ये बात आई आर्टिकल 7 की। सॉरी सॉरी, आर्टिकल 7, क्वेश्चन 7। अब है हमारा क्वेश्चन 7 कि बताइए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? देखिए, संशोधन काफी बार पूछा जाता है। सारे पेपर्स जो आप करेंगे हमारे चैनल पर, ये पूरी जो सीरीज हमने चलाई है, प्रहार सीरीज, इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो तो हो ही जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कर ही लीजिएगा। ये टीचर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस कराएंगे, ऑप्शंस को भी उनको सॉल्व कराएंगे, ताकि ऑप्शन से भी अगर बन जाए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, जो ऐसा करता है आयोग हमेशा ही, वो कभी छूट के नहीं जाएगा। तो ये कर लिया तो भाई आप जंग जीत लेंगे बहुत बड़ी। ठीक है, तो डायरेक्टली ये याद करने वाली चीज है कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था, तो वो है 1992 में। ठीक है, अब इसमें है क्या आखिर, तो इसमें पंचायती राज सिस्टम को पंचायती राज सिस्टम लाया गया था इसमें। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है ये। ठीक है, और इसको हम, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बन गया आपका, क्या पंचायती राज डे भी मनाते हैं 24 अप्रैल को हम, 24 अप्रैल को। ठीक है, और अगर इससे संबंधित कौन क्या क्या हुआ था और 73वें संविधान संशोधन से, तो भाई आर्टिकल 243 टू 243O तक जोड़े गए हैं। ठीक है, और 11th शेड्यूल ऐड हुआ है इसमें, जो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, आप ध्यान रखिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे ये जो है। ठीक है, बाकी हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डालेंगे, आप वहां से ले सकते हैं। देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, नियुक्ति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। प्रेसिडेंट किस किस को नियुक्त करते हैं, इससे तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको ये बेहद जरूरी है कि इन सबको याद कर लें। ये वो हैं जो सारे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, इंपोर्टेंट हैं, इसके अलावा भी हैं। ठीक है, आयोग हैं बहुत सारे, SC ST आयोग वगैरह, वो भी हैं, उनके अध्यक्ष वगैरह को नियुक्त करते हैं, मगर वो मैंने मेंशन नहीं किए, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन बार बार, इसलिए किया है। तो ये जो है, ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और किस किस को करते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बाकी और मिनिस्टर्स की भी पीएम की सलाह पे करते हैं, अटॉर्नी जनरल की भी करते हैं, CAG की भी करते हैं, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी करते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर की भी करते हैं, फाइनेंस कमीशन और चेयरमैन और उनके मेंबर्स की भी करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन की भी करते हैं और मेंबर्स की भी करते हैं। ये चूंकि ये संवैधानिक पद है, ठीक है, इसलिए स्टेट गवर्नर्स की करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स की करते हैं, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की भी करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी करते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस की भी करते हैं। बाकी ये डिफेंस स्टाफ है, ये सारे इन सब की भी करते हैं। इनको याद कर लीजिएगा कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम कि किस वर्ष जो है उस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो वो लैंड रिफॉर्म एक्ट कब आया था? तो वो आया था हमारा 1950 में। 1950 में हमारा लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था। इससे क्या हुआ कि
स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार से जुड़ा प्रमुख कदम जमींदारी प्रथा समाप्त करने का उद्देश्य लाया गया था। ठीक है, जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक नहीं थी, तो उसको जो है समाप्त करने के लिए आया था। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है कि बताइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। कौन लेकर के आए थे? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल करके हमारे प्रीएम्बल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, मॉडिफिकेशन हुए बहुत सारे, मगर आधार अगर कहें कि क्या आधार था हमारे प्रियम्बल का, तो वो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रहा है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। इसमें ही बहुत सारे शब्द थे जो आज यूज हो रहे हैं, सोशलिस्ट वगैरह। ठीक है, बाकी सेकुलर वगैरह ये बाद में ऐड किए गए हैं, मगर जो पहले से थे आधार उनका सारा का सारा यही है, प्रियम्बल का। ठीक है, और बात करें, इनको भी बात कर सकते हैं, चलिए ठीक है, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा किस क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए। देखो, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? दोहरी परिसंकट, इसको हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। ये क्या है भाई? ये है कि एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया सकता। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मेंशन है? तो वो है हमारे आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में और भी कुछ है, एक्स पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जैसे कि अगर कोई कानून अभी आया है, ठीक है, आज आया है कोई कानून, और किसी ने अपराध किया है कल, बीते कल में अपराध किया है, ठीक है, उसको सजा सुनाई गई है परसों, अगले दिन, कानून आने के अगले दिन, तो वो कानून लागू होने के भी अगले दिन अगर सुनाई गई है, तो ये कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। जो कानून बाद में बने हैं वो लागू नहीं होंगे, सजा उनके आधार पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, डबल जियोपार्डी यही है कि दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ वो जो है गवाही दे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस से संबंधित है ये हमारा आर्टिकल 20। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमने अभी पढ़ा था। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की भी, तो ये बेहद जरूरी है भाई लोग। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अपनी नेक्स्ट सीरीज में, तो भी आप देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, नियुक्ति कौन कर रहा है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस अनुसूची में है? तो वो हमारा है 10th शेड्यूल में। ठीक है, किस में है? 10th शेड्यूल में। और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और क्या है कि राजनीतिक दल बदल रोकना है इसका उद्देश्य, और विधायक और संसद की अयोग्यता तय करना भी इसमें ही, इससे ही संबंधित है ये वाला कानून, वही शेड्यूल, 10th शेड्यूल। ठीक है, बताइए हमारे यहाँ पर कितने शेड्यूल्स हैं? अरे ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा आप टोटल कितने शेड्यूल्स हैं अब। ठीक है, देखिए, एक ही क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, मतलब सीधे सीधे पूछे जाते हैं, बताइए। जैसे ये है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये इसमें क्या था? ठीक है, तो इसमें क्या था, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। डैश के मामले समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल रचना के रूप में माना गया है। तो किस में माना गया है? समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को मूल रचना माना गया है, संविधान संविधान के मूल ढांचे में माना गया है। किसमें? समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सामाजिक न्याय और समानता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है इसमें। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम आज यहीं तक कराएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, और उसके बाद हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा आज के लिए, आज की क्लास का, हम इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को डैश के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। तो ये किस में रखा था? ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि एनएसए,
जो कि 1980 का हमारा वो है, उसमें संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई थी। तो इसको बरकरार रखा था ए के रॉय और यूनियन बनाम भारत संघ में। इसमें क्या कर दिया था कि इसको बरकरार रखा था 5 न्यायाधीशों की पीठ ने। ठीक है। ये ये बहुत ज्यादा पूछते हैं और ये थोड़ा सा रटने वाली प्रॉपरली चीज है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो है अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस अभी हैं, ये लगभग 50 क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है नीचे है, तो हम इसको करेंगे। बाकी जो है थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए आप हमारी सीरीज से। पॉलिटी को मैं आपको कराता रहूंगा और मैं इस तरह से करा दूंगा आपकी पॉलिटी कि आपका क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा। ये कर लेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपने बाकी में जंग जीत ली। थैंक यू वेरी मच। और हमारे टीचर्स जो करा रहे हैं उनकी भी वीडियोस को देखिएगा, लिंक्स में नीचे मिल जाएंगे आपको।